आज हम कुछ ऐसे स्रोतों को देख रहे हैं जिनमें भारतीय संविधान के कुछ पहलू हैं और साथ ही इतिहास की कुछ झलकियां भी। हाँ, मतलब एक दिलचस्प मिश्रण है ये। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि इनसे कुछ मुख्य बातें निकाली जाएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना, उसका दिल कह सकते हैं। इन स्रोतों में एक बात साफ उभर कर आती है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। ये थोड़ा हैरान करता है ना। हाँ, ये सच है। और ये हुआ था 1976 में 42वें संशोधन के तहत, वो भी आपातकाल के दौरान। अच्छा, 42वां संशोधन। जी, और इसमें 3 खास शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये संशोधन असल में इतना बड़ा था, इतने सारे बदलाव थे इसमें, कि इसे कई बार मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान, हाँ सुना है। अच्छा, अब राज्यों की बात करते हैं। राज्यपाल के पद को लेकर भी कुछ दिलचस्प जानकारी है। हाँ, बताइए। योग्यताओं में उम्र तो 35 साल है, ये तो ठीक है। पर एक बात गौर करने वाली है कि जन्म से भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात कई लोगों को नहीं पता होती। मतलब अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन से नागरिक बना है, तो वो भी राज्यपाल बन सकता है। ये तो काफी समावेशी नजरिया दिखाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और एक चीज और है इसमें, जो 1956 के बाद जोड़ी गई, वो ये कि एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है एक ही समय पर। ओह, अच्छा, ये क्यों? शायद प्रशासनिक सुविधा या फिर कह सकते हैं संघीय ढांचे में जरूरत के हिसाब से लचीलापन बनाए रखने के लिए ये प्रावधान किया गया होगा। दिलचस्प है। अब आते हैं मतदान के अधिकार पर। आज तो हम 18 साल की उम्र को दाएं अनियन मान लेते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत याद दिलाते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तब वोट डालने की उम्र 21 साल थी। सही कहा। ये बदलाव काफी बाद में आया, 1988 में 61st संशोधन के जरिए। 61st संशोधन, ओके। जी, तब अनुच्छेद 326 में बदलाव करके उम्र 21 से घटाकर 18 की गई। और सोचिए इसका कितना बड़ा असर हुआ होगा। रातों रात करोड़ों नए युवा वोटर सिस्टम में आ गए। हाँ, मतलब लोकतंत्र में भागीदारी एकदम से बढ़ गई। बिल्कुल, युवा शक्ति को एक आवाज मिली। हालांकि उस समय इस पर बहस भी हुई थी कि क्या 18 साल की उम्र सही है या नहीं। अच्छा, तो ये तो हुए संविधान से जुड़े कुछ पहलू। अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। हाँ, श्रुत हमें पुर्तगालियों की तरफ ले जाते हैं, जो भारत आने वाले पहले यूरोपीय लोगों में से थे। हाँ, पुर्तगाली। उनकी शुरुआती रणनीति थोड़ी अलग थी। कैसे? स्रोत बताते हैं कि वो हुगली से समुद्री डकैती जैसी चीजें भी करते थे और एक नीली जल नीति थी उनकी। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा की सोच थी। उनका जोर जमीन पर किले बनाने से ज्यादा समुद्र पर कब्जा करने पर था। मतलब समुद्री रास्तों पर नियंत्रण। बिल्कुल, हिंद महासागर के व्यापार पर हावी होना चाहते थे। उन्होंने एक काटास सिस्टम भी शुरू किया था। कांटास, वो क्या था? वो एक तरह का परमिट था। मतलब दूसरे जहाज़ों को, यहाँ तक कि भारतीय जहाज़ों को भी समुद्र में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से ये काटास खरीदना पड़ता था, वरना उनके जहाज़ जब्त हो सकते थे या उन पर हमला हो सकता था। अच्छा, तो ये एक तरह से समुद्री दादागिरी थी। हाँ, कह सकते हैं। ये साम्राज्य बनाने का एक अलग ही तरीका था, जो उस वक्त जमीन पर कब्जा करने की पारंपरिक सोच से काफी अलग था। वाकई। चलिए अब आजादी के बिल्कुल करीब के दौर पर आते हैं। एक स्रोत बताता है कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी। जी हाँ, अंतरिम सरकार। ये आजादी से पहले का एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये क्या थी? मतलब एक तरह की अस्थायी सरकार? हाँ, बिल्कुल। एक तरह का ट्रायल रन कह सकते हैं। सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे हो रहा था। भले ही पूरी निगरानी ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन अहम मंत्रालय भारतीयों ने संभाले थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था। ये एक संकेत था कि अब भारत स्वशासन की ओर बढ़ रहा है, अपने तंत्र बना रहा है। तो आज हमने जो ये सारी बातें की, प्रस्तावना का वो इकलौता संशोधन, हाँ, राज्यपाल बनने की वो थोड़ी अलग सी शर्त, वोटिंग की उम्र का बदलना, पुर्तगालियों की वो समुद्री नीति, और फिर आजादी से पहले की अंतरिम सरकार, हाँ, ये सब मिलकर भारत की कहानी के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं ना। हाँ, संवैधानिक भी और ऐतिहासिक भी। बिल्कुल सही। हर छोटी जानकारी, जैसे वो 42nd संशोधन हो या नीली जल नीति के पीछे की सोच, हमारी समझ को और गहरा करती है। ये दिखाता है कि कैसे ये बुनियादी सिद्धांत और पुरानी घटनाएं आज भी हमारे वर्तमान को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। हाँ, और इन स्रोतों से एक आखिरी सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर प्रस्तावना में सिर्फ एक बार
वो भी एक खास राजनीतिक माहौल, मतलब आपातकाल में बदलाव हुआ। तो ये स्थिरता या शायद बदलाव करने में ये जो हिचक है, ये हमारे संविधान में प्रस्तावना की क्या जगह है, उसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में क्या कहता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे आज की ये छानबीन।